क्या आप जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्यों कहा था जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ये आपकी प्रीलिम्स की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है। और उसी प्रीलिम्स की पढ़ाई में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे पॉलिटी की तरफ से कि लक्ष्मीकांत आपकी चुटकियों में रिवाइज करवा दी जाए। वापस आपको याद दिला दूं, आपके दिन केवल 31 बचे हैं प्रीलिम्स को और इसमें सीसैट पर फोकस कीजिएगा मेजरली। भूलिए नहीं, अभी सीसैट कुछ इस तरीके का बनते जा रहा है कि ये कंपलसरी बन गया है आप लोगों के लिए कि सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एवरी डे आप 1 से 2 घंटा जो है वो सीसैट जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो आप मेरे साथ में द फाइनल रिवीजन कर रहे हैं पॉलिटी का, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी मैं अब तक 4 वीडियोस ला चुका हूं। ये आपका 5वां वीडियो होगा। जो 4 वीडियोस लाए उसमें से 2 तो हमने सारे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खत्म किए, 2 में हमने फंडामेंटल राइट खत्म किया। और ऑब्वियसली अब तक के इंट्रोडक्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग आर्टिकल नंबर 32 और उसमें दी हुई जो 5 रिट्स हैं, जो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, उस पर हम लोग मेजरली आज चर्चा करने वाले हैं। तो मोटा मोटी देखिए, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स है। इसका क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया था। इसमें सारे राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, यहाँ तक कि हमारे सारे राइट्स हो गए हैं। ये वाला राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया। लास्ट अब हमारा एक राइट बचता है जिसको हम लोग कहेंगे आर्टिकल नंबर 32, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहते हैं। तो अब शुरू करेंगे इस पार्ट को, बट उससे पहले आप सबको बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी के लर्नर्स वापस से शाइन हुए। चाहे रैंक 1, चाहे रैंक 3, चाहे रैंक 6, चाहे रैंक 9, ये सारे रैंक अनअकैडमी से आए हैं। 320 से भी ज्यादा सिलेक्शंस अनअकैडमी ने अकेले ने दिए हैं इस बार। गौर कीजिए इस बात पर, 320 से भी ज्यादा सिलेक्शन अनअकैडमी ने दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम चाहते हैं कि अब ऐसे ही और लर्नर्स हमें मिले। तो कुछ लोग होंगे जो अभी इस सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप लोग हमारे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि इस 19 मई को यानी कि संडे को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे 2 बार होने वाली है। 90% ऑफ द स्कॉलरशिप जो है, 90% तक की स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल पाएगी। तो बाकी जिनको स्कॉलरशिप 90% तक मिलेगी वो तो बढ़िया ही है, बाकी लोग भी अलग अलग प्राइसेस जो है वो ले पाएंगे। क्योंकि हमारी जो है वो बैच शुरू हो रही है आरंभ नाम की, बराबर हम लोग 18 मई से वाली बैच शुरू कर रहे हैं। इन सब का जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड आपको एक ही यूज करना है, दैट इज अरविंदा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, या फिर इन शॉर्ट जिसको हम लोग कहते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 32। एक पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही फेमस थिंकर है जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स जो है उनका कहना था कि कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। थॉमस हॉब को एक मॉडर्न थिंकर कहा जाता है कि इन्हीं से जो मॉडर्न व्यवस्था है या मॉडर्निज्म जो है वो शुरू होता है। तो यही थॉमस हॉब्स जो है ये कहते हैं कि कोवेनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड। अब यहां पर कोवेनेंट का मतलब आपको बता दूं कि एग्रीमेंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई कि एग्रीमेंट अगर आप कोई करते हो, अगर उस एग्रीमेंट पर एनफोर्सिबिलिटी ना हो तो वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं है, ये सिर्फ शब्द है। और ये शब्द जो है वो बाद में आपके लिए गड़बड़ कर जाते हैं। ओके, जैसे मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे, मैं आप सब से मेरे वीडियोस में एक ही बात कह रहा हूं, आप लाइक करो ना करो, आप कमेंट जरूर करके जाइए कि आप यहाँ आए थे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके जाओ, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग सब जो है वो आए थे। और आप मुझे सिर्फ कमेंट से ही ऊर्जा दे सकते हो। लेट मी टेल यू, कोई लाइक कोई व्यूज कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा कमेंट ज्यादा ऊर्जा, और उतनी ही ऊर्जा से फिर अगला वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे मैं आपको कह दूं कि जो यहां पर कमेंट करेगा उसमें से टॉप कमेंट जो होंगे उसको मैं एक मर्सिडीज दूंगा। ठीक है, ये वाला मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं। बट क्या ये एनफोर्सिएबल है? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर कोई लीगल एग्रीमेंट ही नहीं है, हमारा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है और इसकी एनफोर्सिबिलिटी है ही नहीं। तो दीज आर जस्ट वर्ड्स, शब्द है, सिर्फ बोल दिया मैंने यहां पर जोश जोश में आकर के। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आर्टिकल बनाया जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 32। और ये आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? ये आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है
कि जितने भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं आर्टिकल नंबर 14 से जो आपके शुरू हुए आर्टिकल नंबर 30 तक आकर के जो रुके, उन सब आर्टिकल्स का अगर एनफोर्समेंट ही नहीं होगा तो इनका क्या अचार डालोगे? तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 32 कहता है रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, कि अगर आप में से किसी का भी कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो इसके लिए क्या रेमेडीज लगाई जा सकती हैं ताकि इनको एनफोर्स जो है वो सही तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो सिंपल आर्टिकल नंबर 32 डायरेक्ट कहता है कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट। मतलब सीधा आप देखो, अब इसमें एक शब्द जो है वो आगे आने वाला है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि आपका अधिकार क्षेत्र कितना है। ठीक है, आपका अधिकार क्षेत्र कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो स्टेट्स में झगड़ा हो जाए, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में, तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों स्टेट अपना झगड़ा जो है वो मुंबई हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में या फिर कर्नाटका के हाईकोर्ट में लेकर के जाएंगे? आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप बॉम्बे हाईकोर्ट लेकर के जाते हो तो कर्नाटका खुश नहीं होगा, और अगर आप कर्नाटका हाईकोर्ट लेकर के जाते हो तो महाराष्ट्र खुश नहीं होगा। तो इस दोनों के झगड़े का सॉल्यूशन किसके पास मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार क्षेत्र है कि अगर दो राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई वाद हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल करके दे। और जब आप डायरेक्टली किसी के पास में जा सकते हो, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखिए, जुरिस्डिक्शन जो है यूजुअली ओरिजिनल होता है, या फिर एक और हम लोग कहते हैं जिसको हम कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि आप जो है वो अपील करते करते जाओगे। आप निचली अदालत में सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में गए, ट्रायल कोर्ट से आप लोग हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट से बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में आए। तो यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है कि अपील करते करते अगर आप आते हो तो उसको अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, और अगर आप डायरेक्टली किसी कोर्ट के पास में जाते हो तो आप उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो अगर मैं आर्टिकल नंबर 32 आपको ढंग से पढ़ाऊं तो आर्टिकल नंबर 32 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 32 कह रहा है कि आप लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो कैन आई से, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा और इस शब्द को लिखिएगा भी जरूर ताकि आपको याद रहे। कैन आई से कि when your fundamental right is violated you can directly go to the Supreme Court because it is Supreme Court's original jurisdiction। अपील करते करते नहीं आना है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको पता चलता है कि आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ था तो उसके लिए डायरेक्शंस इश्यू कर सकते हैं, ऑर्डर्स इश्यू कर सकते हैं, रिट्स भी इश्यू कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्शंस इश्यू करना, ऑर्डर्स इश्यू करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों का कंफ्यूजन खत्म नहीं होता रिट्स तक। 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, लेकिन अभी तक रेट्स क्या है किसी ने पूछा तो हमको अभी तक नहीं आता सर। ठीक है, गाय हमारी माता है, हमको रेट्स नहीं आता है। तो आज के इस लेक्चर में मेजरली मैं आप लोगों को रेट्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, देखिए कपड़े जो है वो दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होते हैं रेडीमेड क्लॉथ जिसमें आप लोग स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल ऐसे साइज के आप लोग जो है कपड़े सीधा का सीधा लेने के लिए जो है जाते हो। दूसरे क्लोथ होते हैं जिनको आप सिलवाते हो, सिउन क्लोथ, कि आप इनको सिलवाते हो, प्रॉपर आप माप देते हो और ये सब आपका काम होता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी रहेगी, हमेशा इसकी फिटिंग बहुत शानदार रहेगी। इसकी फिटिंग में भी थोड़ी बहुत लूज हो जाए या कभी कभी अच्छी भी मिल जाए, बट इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि इसमें आपका टाइम नहीं लगने वाला है। आप जब कपड़े सिलवाने जाते हो, जैसे कि आप अपने शादी में कोई अपने सूट वगैरह सिलवाने जा रहे हो, इसमें कम से कम 15 दिन, 1 महीना पहले आप लोगों को ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाकर के आपका ये कपड़ा और ये सूट जो है वो रेडी होगा। फिटिंग शानदार आएगी लेकिन 1 महीना का टाइम लग रहा है। इसमें फिटिंग थोड़ी बहुत लूज आएगी लेकिन टाइम के हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपको सीधा पता है आपकी साइज क्या है, या तो आप स्मॉल के होंगे, मीडियम के होंगे, लार्ज के होंगे, एक्सेल के होंगे, डबल एक्सेल के होंगे। बस यही जो है वो यूके में भी शुरू हुआ। तो व्हाट इज रिट? रिट मतलब एकदम एक छोटा सा रिटन ऑर्डर, मतलब किंग भी पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिख के दे रहा है। ब्रिटेन में जब यूके, अब ऑब्वियसली पहले क्या होता था, पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर था, तो किंग ही लॉ मेकर था, किंग ही लॉ का एग्जीक्यूटर था और किंग ही लॉ को एडजुडिकेट भी करता था, यानी कि वो ही जुडिशियल पावर भी उसी के पास में हुआ करती थी। अब जब जैसे जैसे वहां पर ब्रिटेन में हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है,
तो वहां पर धीरे धीरे कॉमन लॉ जो है वहां का इवॉल्व होता है, और वहां का कॉमन लॉ जब इवॉल्व होता है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और बाकी सब बातें भी धीरे धीरे आने लगती है कि कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जाए, कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसने वो नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसका ये हुआ वो हुआ। अब हुआ क्या, किंग के पास में पेंडेंसी ऑफ द केसेस सडनली बढ़ने लग गई कि इतने सारे केसेस पड़े यार। फिर इनको आप एक एक को सुनवाई के लिए बुलाते थे कि हाँ भाई आ जा, तू आ जा, तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ। तो एक एक का आप लोग जो है वो टेलर मेड जो है वो जस्टिस आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो कि आप एकदम सब कुछ जो है वो एक एक जस्टिस निकाल रहे हो। बट वही वाली बात है, जैसे रेडीमेड क्लोथ को सीने के लिए 1 महीने का टाइम लगता है, इसी तरीके से इसमें भी एक साल वगैरह जो लग जा रहा था। और देखो, हम लोग जिस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रहते हैं वहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए 1 साल लग गया तो भाई साहब फिर आपकी इकोनॉमी डूबी हुई है। फटाफट होना चाहिए, 10 दिन 15 दिन इसके अंदर में आपको सोल्यूशन आना चाहिए। तो फिर इधर के लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4-5 रेट्स जो है उसके पेपर जो है वो आपके डायरेक्टली अवेलेबल करवा करके दिए। तो लिटरली जनता जो है वो वहां के रेट के पेपर परचेस कर सकती थी। ओके तो हम लोग रेट के पेपर परचेस कर सकते थे, अलग अलग टाइप के रेट्स थे कि ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है। एक रेट होगी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा दो, एक रेट होगी कि इनहेरिटेंस में जो है मुझे कम पैसा मिला है, एक आदि और ऐसी कोई रेट है। इस तरीके की अलग अलग रेट है। अब ये रेट में आपने अपने छोटे से स्मॉल डिटेल जो है वो एक पेज के अंदर में अपने डिटेल्स भर करके दी है और सीधा किंग के पास में गया। किंग को फटाक से समझ में आता था कि इसको किस चीज पर जस्टिस चाहिए। जस्ट लाइक हमारे कि भाई आपके अलग अलग साइजेस के हैं कपड़े, बस उसी तरीके से इनको भी समझ में आ गया कि ये है, और आपका जस्टिस जो है वो अब आप लोग सच में 10 दिन 15 दिन इसके अंदर में आप लोग जो है वो डिलीवर कर पाए। तो यहां से ये ट्रेडिशन, तो रिट इज व्हाट, रिट इज बेसिकली रिटन ऑर्डर। लेकिन रिटन ऑर्डर का आप लोग इतना सब छोड़ करके उसको रिट्स बोल दिया, ठीक है, तो रिट बोल दिए। अब रिट में कभी आप समन करते थे, कभी आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा रहे हो, कभी आप कह रहे हो कि हाँ भाई इनहेरिटेंस का क्या हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ये वाली परंपरा हम लोग इंडिया में भी लेकर के आते हैं रिट्स को लेकर के, कि हम लोग कहे कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, ओके, ये जो आप लोग अलग अलग देख रहे हो कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है और डबल एक्सेल है, बस उसी तरीके से हम लोगों ने अपने अलग अलग रेट्स बना लिया। हमने वो जो मेजरली जो 5 रेट्स बनाए वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या, एक हेबियस कॉर्पस, ये रिट जैसे ही हम लोगों ने फाइल की, तो देखो आप लोग क्या करोगे, आप लोग रिट फाइल करते हो और बाद में जब रिट फाइल करते हो, जब इसकी सुनवाई होती है तो फिर कोर्ट जब वो रिट को इशू करता है, ओके, तो रिट इशू करते हो, तो आपने रिट फाइल की हेबियस कॉर्पस की, किसी को इलीगली डिटेन किया, फटक से ये फाइल कर दी। अगला है मैंडेमस, अगला है सर्शरी, अगला है प्रोहिबिशन और अगला है को वारंटो, कि क्विक जस्टिस डिलीवरी जो है वो हम लोग कर पाए, कि फटाफट आपने रेट फाइल की, अगले वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये किस लिए फाइल किया होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया के अंडर में आपके 5 जो रेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिबियस कॉर्पस की। क्या है भाई हिबियस कॉर्पस, क्या होता है इसके अंदर में? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया, हमारा एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 आपसे कहता है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, पहली चीज। और अगर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है तो फिर आपको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। 24 घंटे के अंदर में पेश नहीं किया तो रिलीज किया जाए, आपको कारण बताया जाए और एक लीगल प्रैक्टिशनर से डिफेंड करने का हक मिले। लेकिन आपको डिटेन कर लिया है, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं ले गए हैं, आपको रिलीज भी नहीं किया है, क्या होगा? क्योंकि थ्योरी और एक्शन में तो फर्क होता है। बोलने के लिए बोल दिया आपने कि हाँ भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी हो रहा है, प्रैक्टिस में अलग चीज हो रही है। तो प्रैक्टिस में जब इसको इलीगली डिटेन करके रखा हुआ है और अब तक इसको सामने भी नहीं लाया है, उस समय में आप कोर्ट में जाकर के रिट फाइल कर सकते हो हिबियस कॉर्पस। कॉर्प का मतलब होता है बॉडी, हिबियस मतलब टू हैव। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें तो व्हाट इज हिबियस कॉर्पस, इट इज टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो एक कोर्ट जो है वो इशू करता है कि क्या भाई पुलिस क्यों उसको लेकर के बैठा है, तो बता मुझे रीजन बता। पुलिस रीजन, उसको लीगली डिटेन किया इलीगली डिटेन किया उसमें हम बाद में जाएंगे, बट तुमने उसको अरेस्ट करके क्यों रखा है वो मुझे बताओ। और अगर कोर्ट को लगता है कि इसको अलग इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है तो फिर कोर्ट जो है इसके रिलीज का ऑर्डर भी देगा। क्यों सर? क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 हमको कहता है यू हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट इज हेबियस कॉर्पस। फिर अगली रेट आई, बोले क्या? मैंडेमस। मैंडेमस मतलब
कि ऐसा कहा गया, जैसे आप लोग आदर्श घोटाला जो है वो आप सबको पता होगा। तो आदर्श स्कैम में क्या हुआ था कि एक कारगिल जो वॉर हुआ था उसमें जितने भी हमारे जवान जो शहीद हुए थे, तो उनके लिए मुंबई में एक पॉश एरिया में, बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया में एक बिल्डिंग बनाई गई कि जो भी विधवाएं हैं उन लोगों के लिए और उनकी फैमिली जो है वहां रहेगी करके। लेकिन उसका घोटाला ऐसा हुआ कि उधर के नेता और ब्यूरोक्रेट वही फ्लैट जो है वो चट कर गए। अब जो है वो जो भी इससे अफेक्टेड पर्सन है वो जाकर के रिट फाइल कर सकता है मैंडेमस की। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट कमांड देगा। क्या कमांड देगा? सुप्रीम कोर्ट कमांड देगा कि तुम लोग बाकी के सब ये फालतूगिरी जो कर रहे हो ये खत्म करो, फ्लैट खाली करो, और जिनका ये एक्चुअली है उनको वहां पर दिया जाए। तो जब कोई ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसकी ड्यूटी करवाने का काम जो है वो वी कमांड के थ्रू किया जाता है। व्हाट इज मैंडेमस? मैंडेमस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, टेल्स द पब्लिक ऑफिशियल टू डू इट्स ड्यूटी। तुम्हारी जो भी ड्यूटी है वो तुमको करनी पड़ेगी, दैट इज मैंडेमस। अगली जो रिट है वो है प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन और सरसरी दोनों थोड़े से कनेक्टेड है, तो इन दोनों पे आप लोग जो है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों कनेक्टेड है, कुछ भी दोनों में फर्क नहीं है। तो प्रोहिबिशन क्या करता है? तो देखो कैसा होता है कि हर किसी का ना जुरिस्डिक्शन है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे महाराष्ट्र आप लोग देख रहे हो, महाराष्ट्र का जो कोर्ट है उसको हम लोग कहते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरे महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली इन सब चीजों पर आता है, ठीक है। उसी के बाद में अगर हम लोग बात करें कि अगर एक आधा कोई केस है जो कि एक्चुअली वेस्ट बंगाल के जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन बॉम्बे के हाई कोर्ट ने वो वाला केस उठा लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इज इन द एंटायर कंट्री, लेकिन जो हमारे कोर्ट्स हैं, इन कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है अलग अलग जगह तक। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसका मेजरली यहाँ तक आपका महाराष्ट्र और गोवा तक ही लिमिटेड है जुरिस्डिक्शन, इसके बाहर नहीं जाएगा। वेस्ट बंगाल का उधर तक ही रहेगा। राजस्थान के जोधपुर कोर्ट का अगेन सिर्फ राजस्थान तक ही है। सिमिलरली गोस फॉर सिमिलरली आप गुजरात की बात करो, भोपाल की बात करो, किसी की भी बात करो। लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल के किसी जुरिस्डिक्शन का कोर्ट के या उसके केस को अगर उठाता है तो वो क्या हो गया? यू आर एक्सीडिंग योर जुरिस्डिक्शन। हर किसी की सीमाएं बना करके दी है, आप अपनी सीमा से जब बाहर जा रहे हो तो उस समय में जो सुपीरियर कोर्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट विल कमांड टू द लोअर कोर्ट दैट इज हाई कोर्ट कि स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, कि सो कॉल्ड जो केस नंबर है, जो केस है, इसको आप लोग अभी के अभी रफा दफा करो। रफा दफा मतलब इसको बंद करो। प्रोहिबिशन नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रोहिबिट टू फॉरबिड, रुक जा भाई, इसके आगे मत जा तो प्रोहिबिशन इज व्हाट कि सुपीरियर कोर्ट जो है वो इंफीरियर कोर्ट को या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को कहेगा कि रुक जा। कोई ट्रिब्यूनल है उसने अगर एक्सीड किया है जुरिस्डिक्शन तो उसको स्टॉप करने के लिए प्रोहिबिशन आएगा। लेकिन प्रोहिबिशन इज व्हाट, प्रोहिबिशन करने पे आपने उस काम को वहीं रोक दिया, वो काम का सॉल्यूशन भी तो निकालो। तो अगर आपको चाहिए कि बस काम को रोक दिया जाए तो आप प्रोहिबिशन की रेट फाइल करते हो, और अगर आपको चाहिए कि काम का सॉल्यूशन भी निकाला जाए तो फिर आप लोग जो है वो सर्शरी रेट जो है फाइल करते हो, जिसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। टू सर्टिफाई मतलब क्या? सुपीरियर कोर्ट कहेगा कि रुक जा, प्रोहिबिट हो जा, रुक जा, और रुकने के बाद में ये वाला केस जो है इसकी सारी प्रोसीडिंग्स मेरे पास में, सारे रिकॉर्ड जो है मेरे पास में ट्रांसफर कर, एंड नाउ आई विल लुक इनटू इट, और मैं इस पर जो है वो जजमेंट दूंगा, दैट इज सर्शरी। तो ये होगी आपकी चौथी रिट। और अब आपकी आती है पांचवी रिट, और पांचवी रिट जो है वो है को वारंटो, ठीक है। पांचवी रिट जो है उसको हम लोग कहेंगे को वारंटो। तो को वारंटो इज व्हाट कि कौन से वारंट से आया है तू भाई, किसके वारंट से? को वारंट, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आया तू, इधर कैसे आया तू, ठीक है। तो बाय अथॉरिटी ऑफ व्हाट, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट तुम यहां पर आए हो। तो अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो ये जो बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव कम हियर, अब ये क्यों करते होंगे कि पहले के जमाने में क्या होता होगा, पहले के जमाने में जो है वो आपका किंग जो है वो एक आधे ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट करता है। अब पहले कोई कम्युनिकेशन तो होते नहीं थे
कि वीडियो कॉल किया या फोटो आया है साथ में कि भाई ये बंदा जो है वो, इसके ऊपर में हम लोग जो है वारंट और एकदम सील वगैरह मार के भेज रहे कि ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह होगा। ऐसा पहले तो होता नहीं था, तो फिर कैसे करें? तो उनको एक वारंट लिख करके देते थे। इवन आपको भी पता होगा, जब हमारे भारत में जब राजा कोई लैंड जब ग्रांट करते थे तो वो लैंड ग्रांट करते समय में एक तांबे के पत्र पर लिख करके देते थे कि ये वाली लैंड जो है मैं इस इंसान को दे रहा हूं और ये इसका जो है मालिक होगा। बस उसी तरीके से इन लोग भी कुछ लिख करके देते थे। और कभी कभी जनता इनसे फिर पूछती थी कि भाई व्हाट अथॉरिटी यू हैव कम हियर, कि तुम कौन से वारंट के अंडर में इस तरीके से आए हो। तो ये बेसिकली जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए हम लोग यूजुअली रेट लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज द को वारंटो। अब थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखिए, अब हम लोग जो है वो शुरू किए थे रिट्स देखना। तो ये पांचों रिट्स देख ली कि हिबियस कॉर्पस क्या है, ठीक है। हम लोगों ने पांचों रिट्स देख ली, हिबियस कॉर्पस क्या है, उसके बाद में मैंडेमस क्या है, उसके बाद में प्रोहिबिशन क्या है, सर्शुररी क्या है और को वारंटो क्या है। ये इसलिए है ताकि आप लोगों को क्विक जस्टिस डिलीवरी जो है वो हो सके। लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि आप लोग रिट जो है वो फाइल करोगे और सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे एग्री करता है तब वो जाकर के रिट जो है वो इशू करेगा, और जब रिट इशू होती है तो फिर उनको काम करना पड़ता है। रिट मतलब उनका डंडा है, रिट मतलब डंडा है कि भाई हमने बोल दिया था ये तुमको करना मतलब करना ही पड़ेगा। ओके, अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़े से इनके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो यूपीएससी थोड़ा प्रीलिम्स से पूछती है। जैसे अभी इस बार जो है वो यूपीएससी ने पूछा था कि को वारंटो कोई भी फाइल कर सकता है क्या, या ओनली अफेक्टेड पार्टी कर सकता है। तो इसमें फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और किसके अगेंस्ट में तुम क्या फाइल कर सकते हो, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, हिबियस कॉर्पस यूजुअली अगर आपको इलीगली डिटेन किया जाए तब फाइल किया जाता है, और इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट इज द बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, कि इंडिविजुअल की लिबर्टी ऐसे ही तुम्हारे मन में आया और तुमने उड़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। ये जो है वो आपके रास्ते में रोड़ा बन करके खड़ा रहेगा। देन इसके एक्सेप्शन है, अगर डिटेंशन लॉफुल ही था, लॉफुली अगर आपको डिटेन किया था तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। फिर आपने फाइल भले ही किया हो लेकिन कोर्ट इशू नहीं करेगा रिट, ठीक है। या फिर द प्रोसीडिंग जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कोर्ट को लेकर के है, या फिर डिटेंशन जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट या कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जो है वो करवाया हुआ है। तो इन सब केसेस में लीगल था तो फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। ये रिट जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी मैं भी किसी को बंदी बना के रख सकता हूं ना, तो इसके लिए हिबियस कॉर्पस। नेक्स्ट जो है वो है मैंडेमस। मैंडेमस जो है वो वी कमांड, लेकिन ये मेजरली आप इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इन सब के लिए आप लोग इशू करते हो। लेकिन किन को इशू नहीं किया जा सकता? प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं बोला जा सकता कि तुम ऐसा ऐसा ही करो। या फिर जहां पर जो है वो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जो है वो थी लेकिन उसको कोई लीगल फोर्स नहीं है, या फिर डिस्क्रिशनरी है कोई काम करना, कोई काम डिस्क्रिशनरी, उसमें आप बोल नहीं सकते कि जबरदस्ती तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में आप लोग मैंडेमस की रेट फाइल नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट साहब ये करो करके। या फिर अगेन चीफ जस्टिस जो है उनके अगेंस्ट में भी आप लोग ये सब नहीं कर सकते हो। तो ये आपका मुद्दा है। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में एज आई सेड कि हायर कोर्ट जो है यूजुअली लोअर कोर्ट को देता है। प्रोहिबिशन अगर सुप्रीम कोर्ट इशू कर रहा है तो यूजुअली या तो हाई कोर्ट्स को कर रहा होगा या फिर किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी को कर रहा होगा। अच्छा, अगर हाई कोर्ट कर रहा होगा तो हाई कोर्ट इज अ हायर कोर्ट फॉर हुम? टू ट्रायल कोर्ट्स, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो, या फिर ट्रिब्यूनल्स होंगे उनके लिए करेगा। ओके, और याद रखना इट विल डायरेक्ट इनएक्टिविटी। और बाकी सीधी सी बात है कि ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में ही इशू किया जा सकता है, ठीक है। सर्शररी टू बी सर्टिफाइड, तो टू बी सर्टिफाइड मतलब केस मेरे पास में ट्रांसफर कर। ये जो है वो अगेन सेम जो प्रोहिबिशन वाला मुद्दा है, बस यही वो वाला भी मुद्दा है। और लास्ट में आता है आपका को वारंटो। बट को वारंटो को समझने से पहले, ठीक है, आपको दो चीजों के बारे में डिफरेंस जो पता होना चाहिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखो, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो आप जो कल ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो वो हो, कि अगर आप लोग एक बार सिलेक्ट हो गए तो आप अपने लगभग 60 की एज तक वहीं पर रहोगे, तो आप लोग जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाए जाते हो। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो हर 5 साल में वापस से इलेक्ट हो करके आते रहते हैं, बट दे आर नॉट परमानेंट। आज अगर कभी अशोक गहलोत राजस्थान में पावर में है तो बाद में भजनलाल शर्मा जो है पावर में आ गए हैं, इसके पहले वसुंधरा राजे पावर में थी, तो ये लोग जो है वो चेंज होते रहते हैं।
लेकिन ब्यूरोक्रेट बनने के बाद में आप लोग चेंज नहीं होंगे। तो को वारंटो जो है वो याद रखिएगा, जो परमानेंट ऑफिसर्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट में जो है वो किया जाता है, ताकि पब्लिक ऑफिस को कोई भी इलीगली असर्प ना कर सके। ध्यान रखिएगा, द रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर created by statute or constitution. It cannot be issued against the ministerial office or private office. ठीक है, एंड और बाकी जो रिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीड पर्सन यानी कि जो अफेक्ट हुआ है बस वही फाइल कर सकता है, लेकिन को वारंटो जो है वो कोई भी फाइल कर सकता है। तो मोटा मोटी गाइस, आई होप आप लोगों को ये रिट्स क्या होते हैं, रिट्स का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, ये आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो है रिट्स को समझने के बाद में मैं आप लोगों को ले चलता हूं कि ये रिट्स का जुरिस्डिक्शन जो है वो किस किस को मिला है। तो ये रिट्स का जुरिस्डिक्शन ऑब्वियसली आर्टिकल नंबर 32 में हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिला है और आर्टिकल नंबर 226 में हमारे हाई कोर्ट्स को भी मिला हुआ है। लेकिन दोनों के रिट जुरिस्डिक्शन में कुछ फर्क आता है जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है, ऑर्डर इश्यू कर सकता है, रिट्स इश्यू कर सकता है, और रिट जो है वो हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शियोरी जैसी कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे हाई कोर्ट जो है वो भी रिट्स इश्यू कर सकते हैं, बट वो आता है आर्टिकल नंबर 226 में। आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आर्टिकल नंबर 226 क्या फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 32 फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये आपका 12 से लेकर के 35 के बीच में आता है, पार्ट 3 में ही आता है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया। लेकिन हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपका फंडामेंटल राइट जो है वो नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हाई कोर्ट में जाना ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपका राइट वायलेट होता है तो हाई कोर्ट में जाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी मुद्दे पर अभी हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहां पे कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल नंबर 32 एवरी हाई कोर्ट ऑल्सो हैव पावर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, okay, in relation to exercise of jurisdiction to issue a person or authority including any appropriate cases, government वगैरह वगैरह, what directions, orders, writs including writs of nature of habeas corpus वगैरह वगैरह वगैरह, or any of them for the enforcement of any of the rights conferred in part 3 or for any other purpose। ठीक है, तो एक मतलब आप समझ के लो कि रिट्स इशू करने की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, हाई कोर्ट की भी पावर है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हो। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उसके पास में आपने जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका राइट वायलेट हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कहीं पर भी जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वहां जाना ये आप लोगों का फंडामेंटल राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 226 फंडामेंटल राइट के अंदर में नहीं आता है। इसका मतलब अगर हाई कोर्ट चाहे तो आपके रिट पिटीशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, आपके रिट पिटीशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। अब एक और मजेदार बात है, तो हम लोग जो है वो अगर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इनके रिट जुरिस्डिक्शन के डिफरेंसेस को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आप लोग थर्ड नंबर का अगर पॉइंट पढ़ोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि थर्ड नंबर का पॉइंट आपका क्या कहता है। थर्ड नंबर का पॉइंट कहता है कि रेमेडी अंडर आर्टिकल नंबर 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता। बट ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी एंड हेंस हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज द रिट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन को इशू करने से मना भी कर सकता है। ठीक है, एक डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस में अगर मैं बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट, अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर हम लोग जुरिस्डिक्शन देखेंगे तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपका है। तो अगर मैं एरिया वाइज अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है रिट इशू करने के लिए वो थ्रू आउट द कंट्री आता है, और ऑब्वियसली ये जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, तो दिस इज अ बिगर जुरिस्डिक्शन। बट हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अगर एरिया वाइज अगर मैं कहूं तो इट विल बी नैरो। ठीक है, इट विल बी नैरो बिकॉज महाराष्ट्र का सिर्फ महाराष्ट्र तक ही रहेगा, कर्नाटका का कर्नाटका तक ही रहेगा। तो सीधी सी बात है,
अगर हम लोग ये वाला स्टेटमेंट पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, ओके, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट एनी पर्सन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और वही हाई कोर्ट जो है सिर्फ उसकी ही टेरिटरी में करेगा, तो वी कैन से टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ या वाइडर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। कि टेरिटरी वाइज अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का रिट इशू करने का पावर ज्यादा है और हाई कोर्ट का जो है वो थोड़ा कम है। लेकिन यहां पर बात जो है वो एक शब्द में आती है, और वो जो शब्द है वो क्या है, यहां पर एक बात जो है वो शब्द में आती है। यहां पर अगर आप आर्टिकल नंबर 226 पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते आप लोग यहां पर आओगे कि हाई कोर्ट जो है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ये रिट इशू कर सकता है, एंड एनी अदर पर्पस लिखा हुआ है। एनी अदर पर्पस का मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के एनफोर्सिबिलिटी के लिए नहीं, तो बाकी जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वगैरह होती हैं उनके एनफोर्समेंट के लिए भी हाई कोर्ट्स रिट इशू कर सकते हैं। इसीलिए फिर यहां पर अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए करता है, जबकि हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट फॉर एनी अदर पर्पस। इसका मतलब आई कैन से कि एनफोर्समेंट जो है इसका रिट जुरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सुप्रीम कोर्ट का नैरो है और हाई कोर्ट का लार्जर है। गाइज ये है डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और इसके तीनों प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गए होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। लास्ट मुद्दे पर आते हैं। लास्ट मुद्दा है कि मैंने आपको सबको पहले ही कहा था कि आर्टिकल नंबर 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, ऐसा खुद हमारे कौन कहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करके गए। तो उन्होंने कहा कि विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बिकम अ नलिटी, इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और याद रखना कि मियर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट विल नॉट गारंटी यू द राइट्स। इसको अगर आपको राइट चाहिए तो आप लोगों को एनफोर्सिबिलिटी जरूरी है, और आर्टिकल नंबर 32 यही आपको करवा करके देता है। ठीक है, और सिंस हाई कोर्ट मे रिफ्यूज, सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग कहते हैं कि यू आर द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। गाइस इसी के साथ में रिट जुरिसडिक्शन के सारे मुद्दे मैंने कवर किए, जिसके अंदर में पांचों रिट्स एकदम डिटेल में आपको समझाई, एक एनालॉजी के थ्रू समझाया कि क्यों रिट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन को इशू करने की पावर्स में कहां रेस्ट्रिक्शन आता है कहां नहीं आता है, वो सब हम लोगों ने देखा। इसके आगे हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करें ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर शॉवरिंग लव। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वापस आप लोगों को याद दिला दूं कि अनअकैडमी जो है वहां पर हमारा ये जो सिविल सर्विसेज की चैंपियनशिप जो है वो आने वाली है, तो इसको जो है वो आप लोग कोड यूज करिए अरविंदा, और जरूर जरूर एनरोल कीजिए और 19 मई को लाइव इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।
स्टेट का एक पार्ट था। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है विच मोस्ट पीपल मेक अ मिस्टेक अबाउट, व्हाट मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। होंगे एक मॉर्निंग से या सारा टाइम किताबें पढ़ते रहोगे, तुम्हें पता भी चलेगा कि वेयर डज योर कंपटीशन स्टैंड। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स उस टाइम पर इंग्लैंड के जाने माने इंफ्लुएंशियल लोग थे। सो देवर और अभी रिसेंट में 2016 में इसमें एक और अमेंडमेंट लाया गया जिसमें इन्होंने कहा कि एडोलेसेंट जो बच्चे हैं, यानी कि क्या, यानी कि 18 साल के नीचे लेकिन आप 14 साल के ऊपर हो, ऐसे जो बच्चे हैं उनको भी अब जबरदस्ती फैक्ट्री या माइन या फिर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो ये 1986 आज तक जो सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो किया करती थी, उन्होंने वहां से 19 ये आपका 78 वगैरह का जो किस्सा है, तो वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इंप्लीमेंट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मनेका गांधी केस से उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रोसीजर सही है नहीं, हम लॉ की भी राइटनेस एंड रॉन्गनेस चेक करेंगे। पासपोर्ट एक्ट में ही कुछ प्रोविजंस गलत दिए हुए हैं,